एवरीवन एंड वेलकम बैक। हमने प्रीवियस लेक्चर में उपभोग फलन, जिसे हम उपभोग प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए इस बार हम उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक प्रकार है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और औसत उपभोग प्रवृत्ति को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अब हमने पहले ही पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि उपभोग और आय के बीच में एक प्रत्यक्ष या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो धनात्मक या पॉजिटिव संबंध का क्या मतलब है कि जब हमारी इनकम दैट इज आय में वृद्धि होगी, ये अपवर्ड एरो वृद्धि दर्शा रहा है, तो उसके फलस्वरूप हमारे उपभोग में भी वृद्धि होगी। तो उपभोग दैट इज सी, आय, इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस तरह के संबंध को बोलते हैं पॉजिटिव या धनात्मक संबंध। कीन्स ने इसे कहा, ये जो कॉन्सेप्ट है उपभोग फलन का, तो कीन्स ने इसे साइकोलॉजिकल लॉ पर बेस्ड कॉन्सेप्ट कहा है, क्योंकि हम जो उपभोग को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर ये मनोवैज्ञानिक टेंडेंसी होती है कि अगर हमारी इनकम में इंक्रीज हुआ तो हम अपने कंजम्पशन में इंक्रीज करेंगे। और इसी चीज को कीन्स के शब्दों में अगर हम कहते हैं तो इंग्लिश में उन्होंने कहा हुआ, मेन आर डिस्पोज्ड एज अ रूल ऑन द एवरेज टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेस, बट नॉट बाय एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम। तो इसका क्या मतलब है कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो ऑन एन एवरेज सभी लोग अपने उपभोग में वृद्धि करते हैं, लेकिन ये आय में वृद्धि हुई तो ऑन एन एवरेज एज ए रूल सभी लोग उपभोग में वृद्धि करेंगे, लेकिन ये जो उपभोग में होने वाली वृद्धि है इस आय में होने वाली वृद्धि से कम है। दैट मीन्स उन्होंने क्या बोला, दे विल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेस, बट नॉट by as much as the increase in income. So जो हमारा Y में इंक्रीज हुआ है वो ज्यादा होगा, आय में वृद्धि ज्यादा होगी, लेकिन उसका कुछ भाग जो है उपभोग में वृद्धि उससे कम होगी। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि हम आय में वृद्धि का कुछ भाग बचा लेते हैं, तो वो बचत के रूप में अलग चला जाता है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि आय में वृद्धि हुई, उपभोग में भी वृद्धि हुई, लेकिन कितनी वृद्धि हुई? अगर हमें ये देखना है कि इनकम में इंक्रीज से उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, तो फिर वो कैसे जानेंगे? क्योंकि अगर कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट के लिए जानना आवश्यक होता है, तो अगर हम पॉलिसी मेकिंग करें तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए ना कि हमने इतनी इनकम अगर इंक्रीज करनी है पब्लिक की, तो देश की पब्लिक की या देश की ओवरऑल आय को, तो हमारे ओवरऑल कंजम्पशन इतना इंक्रीज होगा। तो इसके लिए कीन्स के सिद्धांत को मानने वाले अन्य अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की जो अवधारणा है उसकी सहायता से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो हम डिस्कस करते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं इंग्लिश वर्ड लिख दे रही हूँ क्योंकि टॉपिक में हमने हिंदी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसकी इंग्लिश है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंग्लिश वर्ड लिखने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम जब आगे न्यूमेरिकल्स अगर इस पर करेंगे तो फिर इसका ही हम एब्रिविएशन यूज करते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम एमपीसी कहते हैं, एम फॉर मार्जिनल, पी फॉर प्रोपेंसिटी एंड सी फॉर कंज्यूम। तो फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती क्या है? सीमांत जैसे वर्ड से क्लियर है, सीमा का अंत, दैट मीन जहां पे वो सीमा खत्म हो रही है, दैट मीन सीमांत होता है लास्ट यूनिट। तो हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत इनकम और सीमांत कंजम्पशन के बीच में संबंध को बताती है। दैट मीन्स मेरे पास जो अतिरिक्त आय आई है और उसके फलस्वरूप जो मैंने अतिरिक्त उपभोग किया है उसके रिलेशनशिप को समझाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और इसको हम दर्शाते हैं उपभोग में
परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात के रूप में। तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? एक अनुपात होता है। किस चीज के अनुपात में? सी मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात में। तो अब हम इसको फॉर्मूले की तरह लिखेंगे। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को पूरा लिखेंगे, उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये अनुपात के रूप में, अनुपात है किसका? उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। तो उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में परिवर्तन। अब हम इसको जो फॉर्मूले की तरह लिखेंगे, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम एमपीसी के उसमें लिखेंगे हर जगह। और एमपीसी का मतलब, उपभोग में परिवर्तन का मतलब है, को हम डेल्टा सी से ही भी दिखा सकते हैं। उपभोग में परिवर्तन का मतलब है हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है। डेल्टा जो है, ये डेल्टा शो करता है परिवर्तन। इकोनॉमिक्स में हम इसको इसीलिए यूज करते हैं, जहां पे भी हम परिवर्तन को शो करेंगे वहां हम डेल्टा यूज करेंगे। सी का मतलब है उपभोग, तो उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, इसका मतलब है आय में परिवर्तन। तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या दिखाता है कि जब हमारे इनकम में परिवर्तन हुआ है, तो इनकम में परिवर्तन का कितना भाग उपभोग पर व्यय हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम पहले 1000 रुपीज है, ये हमारी वाई है, मेरा सी है, इसमें से मैं 800 रुपए उपभोग पर व्यय कर दे रही हूँ, खर्च कर दे रही हूँ, 200 रुपए बचा ले रही हूँ। मान लीजिए मेरी इनकम में 100 रुपए की वृद्धि हुई, अब मेरी इनकम हो गई 1100 रुपए, मेरा उपभोग बढ़कर हो गया 880 रुपए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? इनकम में कितना चेंज हुआ? दैट इज डेल्टा वाई कितना हुआ? 100 हुआ। लेकिन मेरे चेंज इन कंजम्पशन मेरा कितना हुआ? सिर्फ 80 हुआ। दैट मीन्स मेरी इनकम का पूरा भाग मैंने व्यय नहीं किया है, बल्कि उसका कुछ भाग बचा लिया। मैंने सिर्फ 100 रुपए में से सिर्फ 80 रुपए खर्च किए हैं। यही केस ने कहा है कि men are disposed as a rule, कि वो अपने जो भी इनकम में इंक्रीज होता है वो उसके फलस्वरूप कंजम्पशन में इंक्रीज तो करते हैं, लेकिन उतना कंजम्पशन में इंक्रीज नहीं होता जितना इनकम में इंक्रीज हुआ है। अब एमपीसी की जो अवधारणा है, इसे हम एक टेबल या अनुसूची की सहायता से समझा सकते हैं। अब हम इस पर एक टेबल बनाते हैं। हम MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में टेबल ली हुई थी, हम उसी को देखते हैं। y 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। C हमें गिवन था 80, फिर इंक्रीज हुआ 160, 240, 320, 400, 480 एंड 560। अब यहाँ पे लास्ट कॉलम में हम कैलकुलेट करेंगे एमपीसी। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? डेल्टा सी, दैट मीन्स सी में होने वाला चेंज। तो एक कॉलम हम बनाएंगे डेल्टा सी का, दूसरा है डेल्टा वाई, दैट मीन्स इनकम में होने वाला चेंज। अब यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले कोई हमने वैल्यू नहीं दी हुई है। अब डेल्टा निकालने के लिए, परिवर्तन निकालने के लिए, जो हमारी वैल्यू है उससे पिछली वाली वैल्यू को हम माइनस करेंगे। मान लीजिए इसको हमने y1 कहा है, इसको y0 कहा है। इस लेवल पे अगर हमें डेल्टा y निकालना तो क्या होगा वैल्यू? y1 माइनस y0। तो दैट मीन्स 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। इसको हमने y2 कह दिया, तो y2 माइनस y1 दैट इज 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। 300 minus 200 is equal to 100, and 400 minus 300 and 500 minus 400 is equal to 100.
नाउ वी विल कैलकुलेट, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा सी को भी। अब डेल्टा सी के लिए भी सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको मान लीजिए हमने C0 लिया, इसको C1, तो C1 माइनस C0 इज इक्वल टू 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80, 240 माइनस 60 160 इज इक्वल टू 80, 320 माइनस 240 इज इक्वल टू 80, 400 माइनस 320 is equal to 80 and 480 minus 400 is equal to 80 and 560 minus 480 is equal to also 80। क्योंकि हमने लीनियर कंजम्पशन फंक्शन लिया है। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन जैसे हमने पहले लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि इसका मतलब कि जो स्लोप है कंजम्पशन कर्व का उसमें चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो चेंज इन कंजम्पशन लिया है वो कांस्टेंट रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एमपीसी को कैलकुलेट करेंगे। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.8। अब वैल्यूज क्योंकि हर जगह सेम है तो यहाँ एमपीसी सभी लेवल पर 0.8 आएगा। तो इस तरीके से हमने एमपीसी की शेड्यूल की सहायता से भी समझाया है कि कैसे चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम को हम टेबल की सहायता से भी समझा सकते हैं। ये हमने लीनियर कंजम्पशन फंक्शन लिया। लीनियर का मतलब है जहां पे चेंज कांस्टेंट है, दैट मींस चेंज में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंजम्पशन में जितना चेंज हो रहा है वो स्थिर है, हर बार 80 ही चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंजम्पशन फंक्शन में स्ट्रेट लाइन बनती है। कभी कभी जैसे कीन्स ने जो कंजम्पशन फंक्शन दिखाया था उसमें कर्व था, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती थी, तब यहाँ पे एमपीसी में परिवर्तन होता है। उस समय जब हम कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ एमपीसी आपकी सेम नहीं आएगी बल्कि उसमें डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन लेवल जो है चेंज होता रहेगा। अब हम इसे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन को एक ग्राफ की सहायता से भी शो कर सकते हैं। सेम ग्राफ बना रहे हैं। दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। वाई एक्सिस पर हम मेजर करते हैं उपभोग को, यहाँ पे हम दिखाएंगे उपभोग, और उपभोग यानी कि सी। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम दिखाते हैं आई जो कि वाई है। उपभोग वक्र हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई एक्सिस से स्टार्ट होने का मतलब क्योंकि हमारा ये स्वायत्त उपभोग होता है, जीरो इनकम लेवल पे भी हमारा कुछ ना कुछ उपभोग होता है, जैसे यहाँ पे 0 पर 80 है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या चेक करती है, क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है कि हमारे इनकम में अगर चेंज हो रहा है उसके फलस्वरूप कंजम्पशन में कितना चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हमने पॉइंट ए लिया है, अगर हमारी पॉइंट ए पर इनकम है Y1 और मान लीजिए हमारे कंजम्पशन हमारे इनकम में चेंज होके अब इनकम पहुंच गए पॉइंट बी पे पहुंच गए और इनकम हुई है Y2। तो जब हम एमपीसी को कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ के थ्रू तो हमें ये चेक करना है कि हमारी जो इनकम में चेंज हुआ है, इनकम में चेंज क्या है, ये हम डेल्टा वाई है, ये चीज इसको हम यहाँ सी लिख सकते हैं। तो इनकम में चेंज के फलस्वरूप हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है। यहाँ पे ये बी सी क्या दिखा रहा है, ये डेल्टा सी दिखा रहा है और ये डेल्टा वाई। एक बार हम इसको आगे एक्सटेंड करके देखते हैं लाइन। ये C1 है, जब ए बिंदु जब हमारी इनकम Y1 है तो फिर हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है C1, ओ C1 के बराबर कंजम्पशन हो रहा है जब हमारी इनकम है Y1। अब इसके बाद अगर हमारी इनकम बढ़कर OY2 हो जाती है तो यहां से हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो फिर हम यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारा कंजम्पशन बढ़कर OC2 हो गया है। जब हमारी इनकम OY1 है तो हमारा कंजम्पशन OC1 है। जब हमारी इनकम बढ़कर OY2 हो गई तो कंजम्पशन भी बढ़कर OC2 हो गया। तो अगर हमें एमपीसी कैलकुलेट करना है तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो डेल्टा सी कहाँ से दिख रहा है, ये बी सी हमारे उपभोग जो वक्र है जिस एक्सिस पे हम उपभोग को देख रहे हैं उसके पैरेलल है। तो बी सी
वैल्यू क्या हो गई, BC चेंज इन कंजम्पशन शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई कितना है, AC है, तो हमने इसको AC लिख दिया। तो हमारे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग MPC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC डिवाइडेड बाय AC। इसके बाद हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज हमारे इनकम में यहां से भी दिख रहा है। तो यहाँ पे MPC इज इक्वल टू Y1 इनकम में चेंज कितना, सॉरी कंजम्पशन में चेंज कितना है, C1 C2। तो कंजम्पशन में चेंज हो गया C1 C2। पहले हमारा कंजम्पशन कितना था, C1 था, अब कंजम्पशन कितना हो गया, C2। तो ये C1 C2 का गैप क्या दिखा रहा है, डेल्टा C। इसी तरीके से इस पर हम आ जाएंगे, ये Y1 Y2 का जो गैप है ये क्या शो कर रहा है, ये डेल्टा Y को दर्शा रहा है। तो यहाँ C1 C2 को हम डेल्टा C की जगह लिख सकते हैं और Y1 Y2 को हम डेल्टा Y की जगह लिख सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा कैसे होगा कि हम ग्राफ पर दो बिंदुओं के बीच में हम परिवर्तन को दिखाएंगे और देखेंगे कि आय में कितना परिवर्तन हो रहा है और उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको हम अनुपात या फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाएंगे। ये वाला जो, और ये MPC है, MPC क्या बता रहा है, ये जो हमारा वक्र है, इस वक्र का ढाल बता रहा है MPC। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, MPC जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से हमारा ढाल ऊपर जाएगा। MPC क्या होता है, परिवर्तन किसमें, उपभोग में परिवर्तन के फलस्वरूप हमारा MPC निकलता है। अगर हमारा ढाल तेज है, MPC तेज है, तो इसका मतलब उपभोग में ज्यादा परिवर्तन होगा आय में परिवर्तन के फलस्वरूप। इसमें हम दूसरे डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा उपभोग वक्र का ढाल अधिक है, इसका मतलब है कि हमारा MPC ज्यादा है, वो भी ज्यादा है। इसका मतलब जितना ज्यादा ढाल होगा आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग पर उतना ज्यादा व्यय होगा। अगर हमारा MPC की वैल्यू 0.8 है, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी आय का 80%, आय में परिवर्तन का 80% हम खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए MPC इज इक्वल टू 0.5 हो गया, तो क्या होगा, खर्चा हमारा कम हो जाएगा, उपभोग कम होगा। अब हम आय में परिवर्तन का सिर्फ 50% ही खर्च कर रहे हैं। MPC की वैल्यू 0.2 हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, आय में परिवर्तन का हम सिर्फ 20% खर्च कर रहे हैं। 100 रुपए बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो हम सिर्फ 20 रुपए खर्च कर रहे हैं। MPC की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या होगा, इसका मतलब हमारी इनकम में जितना इंक्रीज हो रहा है वो पूरा का पूरा हम बचा ले रहे हैं, हम खर्च कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उपभोग हमारा 0 होगा। ये वैल्यू 0 कब आएगी, जब हमारा डेल्टा C 0 होगा। न्यूमरेटर जिस समय 0 होगा उसी समय हमारे MPC की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरीके से जितना ज्यादा MPC होगा, ये MPC इस वक्र का स्लोप होता है। इसका जो ढाल है ये है MPC। ढाल जितना ज्यादा होगा, MPC जितना ज्यादा होगा, ये स्लोप इतना ज्यादा होगा। अगर ढाल कम है तो इसका मतलब इसका MPC कम है, इसका मतलब ढाल भी कम है। ये वाला MPC इस MPC से ज्यादा, मान लीजिए ये MPC 0 है, ये MPC 1 है, तो कौन सा MPC ज्यादा है, स्लोप जिसका ज्यादा होगा। स्लोप मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि स्लोप में अगर आपने टॉप ऑफ द अगर कोई चीज स्लोप है, अगर हमने उसके ऑब्जेक्ट के टॉप पर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो तेजी से रोल डाउन कर जाएगा तो स्लोप ज्यादा, धीरे धीरे रोल करेगा तो स्लोप कम, बिल्कुल अगर हमने रोल नहीं किया तो इसका मतलब स्लोप 0। तो उसी तरीके से अब ये MPC 1 का स्लोप MPC 0 के स्लोप से कम है। ये तेजी से, अगर यहाँ पे हम कोई चीज रखेंगे फट से नीचे आ जाएगी, यहाँ पे कोई चीज रखेंगे धीरे धीरे नीचे आएगी। इसका क्या मतलब है, आय में परिवर्तन का अधिक भाग उपभोग पर खर्च हो रहा है, यहाँ पे आय में परिवर्तन का उससे कम भाग उपभोग पर खर्च हो रहा है। मान लीजिए MPC हम सीधा कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे MPC 0 है।
आय हमारी कितनी भी बढ़ जाएगी, y1 हो गई, y2 हो गई, y3 हो गई, हमारा चेंज इन कंजम्पशन कुछ नहीं हो रहा, कंजम्पशन हमारा जितना पहले था उतना ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर एमपीसी उपभोग वक्र के ढाल को दर्शाती है। जितना ज्यादा एमपीसी होगा इसका मतलब उतना अधिक उपभोग होगा और उतनी तेजी से हमारा उपभोग वक्र ऊपर की ओर जाएगा। और अगर एमपीसी हमारा 0 है इसका मतलब हमारे उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आय में जितना परिवर्तन हो रहा है वो पूरा का पूरा बचा लिया जा रहा है। तो ये हमने लीनियर कर्व में देखा एमपीसी को कि जब हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट पे इस पे के जितने भी पॉइंट्स है हमारे, चाहे ये पॉइंट ए है चाहे पॉइंट बी सी, सभी पॉइंट्स पर स्लोप या एमपीसी समान होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो हम कभी कभी ऐसा होता है एमपीसी वक्र हमारा कर्व के रूप में भी हो सकता है, एक वक्र के रूप में हो सकता है। इन दैट केस हम स्लोप को ऐसे नहीं मेजर कर सकते। अगर आपको पता होगा किसी भी वक्र पे अगर हमें स्लोप को मेजर करना है तो वहां से हमें एक टैंजेंट बनाना होगा, तब स्लोप को मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमारा आसान तरीका होता है जिसे हम कैलकुलस कहेंगे, उसको डिफरेंशिएट हम डीसी अपॉन डीवाई, दैट मीन्स हम कंजम्पशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हमें स्लोप पर मेजर करना है, अगर कोई वक्र है उस पर हमें स्लोप मेजर करना है, तो हम इसको, ये और कुछ नहीं है, ये है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे स्लोप सेम है, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का मतलब है कि एक बहुत छोटा सा चेंज हो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम वी विल डिफरेंशिएट C और कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू y। बाकी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसको एक क्वेश्चन इसका भी सॉल्व करके देखेंगे। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ कीन्स ने इसके बारे में कुछ फीचर्स बताए थे एमपीसी के बारे में। क्या फीचर्स है? सबसे पहले जो एमपीसी का मान होता है, एमपीसी का मान या वैल्यू बोलेंगे वो 0 से 1 के बीच में होती है। दैट मीन्स एमपीसी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए हम इसको करके देखते हैं। एमपीसी, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में। एमपीसी की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो ये 1 कब होगी? एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी की वैल्यू 1 आने के लिए क्या होगा? जब हमारी ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू दोनों एक समान होंगी तभी हो सकता है। तो एमपीसी 1 कब होगा? जब डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई हो जाएगा। डेल्टा सी ऊपर की वैल्यू भी सेम, नीचे की वैल्यू भी सेम। मान लीजिए अगर हमारी चेंज इन इनकम 100 है और चेंज इन टू कंजम्पशन भी 100 हो गया, तो वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। इसका मतलब है जितना आय में परिवर्तन हुआ है, पूरा का पूरा परिवर्तन हमने उपभोग पर व्यय किया है, इसमें से बचत कुछ भी नहीं की है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो एमपीसी की होती है वो 1 होगी जब पूरा का पूरा चेंज इन इनकम हम उपभोग पर व्यय कर देंगे। दूसरा सिचुएशन है, ये हमने 1 देख लिया। दूसरी सिचुएशन हो सकती है एमपीसी इज इक्वल टू 0। एमपीसी की वैल्यू 0 कब होगी? जब हमारा न्यूमरेटर एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये वाली वैल्यू हमारी 0 होगी। कोई भी अगर हम फ्रैक्शन पार्ट में कुछ दिखाते हैं, अगर हमारा न्यूमरेटर 0 है तो वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन हमारा 0 हो जाता है। न्यूमरेटर 0 होने का मतलब है कि डेल्टा सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस सिचुएशन में जितना भी आय में परिवर्तन हुआ है वो पूरा का पूरा परिवर्तन हमने बचा लिया है। ये हमने क्या किया? ये बचत है। मान लीजिए मैंने 100 रुपए मेरी आय में परिवर्तन हुआ है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए 100 रुपए मेरी इनकम में चेंज हुआ है, लेकिन मैंने खर्च उसमें कुछ नहीं किया, पूरा का पूरा मैंने बचा लिया है। इन दैट केस एमपीसी की वैल्यू 0 होगी।
लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू ना तो कभी 0 हो सकती है ना कभी 1 हो सकती है, क्योंकि हमारी ये साइकोलॉजी होती है कि हमारी जब इनकम बढ़ेगी तो हम कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे ही। तो ये 0 नहीं होगी, डेल्टा सी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे ही। हमारी दूसरी साइकोलॉजी भी होती है, जो अभी हमने डेफिनेशन में कीन्स के द्वारा जो दी गई है उसमें पढ़ा है, कि हम खर्च तो करेंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, लेकिन उतना नहीं बढ़ाएंगे जितना इंक्रीज इन इनकम होगा। तो दैट इज वाई हमारी एमपीसी कभी भी 1 नहीं हो सकती। ये इसकी रेंज है कि इस मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम 1 के बीच में हो सकती है। इससे ना 0 से नीचे नहीं हो सकती, 1 से ऊपर नहीं हो सकती। हालांकि कीन्स के अकॉर्डिंग इसके बीच में कहीं भी किसी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरी चीज है पॉइंट नंबर 2, जो रिच का एमपीसी होता है, जो अमीर लोग हैं उनका जो एमपीसी होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू एमपीसी ऑफ पुअर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। इसका मतलब क्या होता है? एमपीसी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? हमारे अंदर उपभोग करने की टेंडेंसी अलग ज्यादा है। अगर मेरा एमपीसी इज इक्वल टू 0.9 है, इसका मतलब मैं 90% ऑफ द इनकम खर्च कर दे रही हूं। अगर एमपीसी 0.6 है, इसका मतलब मैं 60% ऑफ द चेंज इन इनकम खर्च कर रही हूँ। तो जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा मैं खर्च करने की मुझ में प्रवृत्ति होगी। अब एमपीसी रिच का कम क्यों है? रिच का एमपीसी क्या होता है? कम होता है, और पुअर का क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि रिच जो अमीर लोग हैं उनकी जो पहले जो डिजायर्स होते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो पहले से ही पूरी हो चुकी होती हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो तो पूरी हो चुकी होती हैं, ऊपर से हम बाकी भी बहुत सारे डिजायर्स को पूरा कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हम थोड़ा भाग बचा लें। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है जिसकी पहले इनकम कम थी, अब 2 वक्त की वो रोटी भी ठीक से नहीं अरेंज कर पा रहा था, फैमिली में बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स थी जिन्हें वो पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे इनकम बढ़ेगी वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। इसलिए गरीब व्यक्ति में ये टेंडेंसी होती है कि अपनी आय में परिवर्तन का अधिक भाग खर्च करे। एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके पास नॉर्मल घर में सारी चीजें, अब उसे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, तो क्या होगा? मिडिल क्लास व्यक्ति क्या करेगा? इनकम बढ़ेगी तो जल्दी से जाएगा, वो एक बड़ी गाड़ी लेके आएगा। पहले वो छोटी सी ऑल्टो या मारुति चला रहा था, अब इनकम चेंज होने पे वो जाएगा बड़ी गाड़ी लेगा, और इनकम चेंज होगी तो शायद 1-2 मकान और ले ले। लेकिन वही चीज अगर हम अमीरों की बात करें, अंबानी की बात करें, तो अंबानी के पास तो सारी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी है, तो उनकी जो इनकम चेंज होगी तो वो एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा चॉपर लेने नहीं, बड़ी घर लेने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पहले ही उनके पास गाड़ी की, उनके पास तो चॉपर्स भी है। तो इसलिए अमीरों का जो एमपीसी होता है वो कम होता है, क्योंकि इनकी डिजायर्स पहले से फुलफिल हो चुकी होती है। और यही रीजन है कि जो डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, उनकी एमपीसी कम होती है, और जो विकसित देश होते हैं, विकासशील जो देश होते हैं उनकी एमपीसी अधिक होती है। विकासशील देश कौन है? जहां पे निर्धनों की संख्या अधिक होती है, तो उनकी एमपीसी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि अब उनकी डिजायर, जैसे जैसे आय बढ़ेगी उनकी डिजायर्स पूरी होती जाएंगी। दूसरी ओर जो विकसित देश है वहां पे रहने वाले लोगों की आय अधिक होती है, उनकी डिजायर्स पहले से ही पूरी होती है, उनका एमपीसी कम होता है। लास्ट ऑब्जर्वेशन इसके बारे में है, तीसरा है एमपीसी गिरता है या फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी गिरता है जब आय में वृद्धि होती है। तो दैट मीन्स जैसे जैसे देश की आय में वृद्धि होती जाएगी, इनकम लेवल देश का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ओवरऑल जो एमपीसी है वो गिरता जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि अब जैसे जैसे पहले मेरी आय 10,000 थी, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं थी, मेरी आय 11,000 हो गई, मेरा एमपीसी हाई था। मेरी 15,000 हो गई, अभी भी मेरा एमपीसी हाई था लेकिन पहले वाले से कम। मेरी इनकम 50,000 हो गई, अब मेरा एमपीसी पहले से कम होगा। क्यों? जब 10,000 इनकम थी, मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं थी, अब 50,000 इनकम है तो काफी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई, अब मेरे में अंदर बचत करने की टेंडेंसी आएगी कि अब मैं फ्यूचर के लिए सेव कर सकूं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कीन्स ने एमपीसी के बारे में बताए हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं
दो तीन न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि एमपीसी की गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इस स्लाइड में क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। इसमें ये टेबल दिया गया है, इस टेबल की सहायता से आपको एमपीसी अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना करनी है। इसमें दो कॉलम्स दिए गए हैं। पहला कॉलम आय को दर्शा रहा है। आय का स्तर है 0, 100, 200, 300 एंड 400। उपभोग है 60, 110, 150, 180 एंड 200। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन अभी देखा है स्लाइड पर, इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यूज y की दी गई है और वैल्यू कंजम्पशन यानी c दिया गया है। अब हमें एमपीसी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला है डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। सबसे पहले हम डेल्टा y को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा y को कैलकुलेट करने का सेम है। अगर हम इसको y1 कहते हैं, इसको y0 कहते हैं, तो y1 माइनस y0, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100, देन 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, क्योंकि इनकम में हर लेवल पे 100 का ही चेंज हो रहा है। अब हम डेल्टा c की भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसको अगर हम c0 लिखते हैं और इसको हम c1 लिखते हैं, तो c1 माइनस c0 दैट इज 110 माइनस 60 इज इक्वल टू 50। इसके बाद 1 c2 है, तो c2 माइनस c1 इज इक्वल टू 150 माइनस 110 इज इक्वल टू 40। देन c3 माइनस c2 दैट मीन्स 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30। c4 200 है, c4 में से हमने c3 घटाया, दैट इज 200 माइनस 180 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखिए कंजम्पशन डिफरेंट है, डेल्टा सी हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं एमपीसी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। एमपीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा सी 50 है अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट है 40 डिवाइडेड बाय 100 दैट मीन्स 0.4। यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.3, और यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 100 0.2। तो यहाँ पे एमपीसी जैसे जैसे हमारी इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी एमपीसी फॉल हो रही है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हर लेवल पे एमपीसी को कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, पहले स्लाइड में देखेंगे। अब हम ये उदाहरण 2 देखते हैं। इसमें हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात करना है। आपके पास गिवन क्या है, स्वायत्त उपभोग दिया है जो 100 रुपए है, समग्र मांग 750 रुपए है, निवेश व्यय 50 रुपए है, और हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करनी है जब आय का स्तर 1000 रुपीज है। अब इसे हम व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा स्वायत्त उपभोग, दैट मीन्स जिसको हम सी बार के नाम से जानते हैं, उसकी वैल्यू दी गई है 100। इसके बाद समग्र मांग 750 है, समग्र मांग को हम एडी दिखाते हैं, इसकी वैल्यू है 750। इसके बाद निवेश दैट इज इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज है, ये सारी चीजें रुपीज में है। और थर्ड वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 1000 रुपीज, दैट इज आय का स्तर। अब हमें कैलकुलेट क्या करने हैं, इस आय के स्तर पर एमपीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। हमें ये पता है AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, और C हम कैसे, C की वैल्यू हमें पता है C बार प्लस BY, और जहां B इज इक्वल टू MPC होता है। तो दैट मीन्स अगर हमें MPC ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर B की वैल्यू। अब सबसे पहले तो हम समग्र मांग की जो इक्वेशन है उसमें C की जगह हमने C की इक्वेशन को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू C बार प्लस BY प्लस I, ये हमने इक्वेशन बनाई। और ये वैल्यू B की वैल्यू जो MPC है वो अननोन है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने AD की वैल्यू जो हमें गिवन है 750, हमने यहाँ वैल्यू इसकी रखी 750 रुपीज।
इज इक्वल टू सी बार जो कि स्वायत्त उपभोग है, ये 100 गिवन है क्वेश्चन में, हमने उसकी वैल्यू यहाँ रख दी, प्लस बी एज इट इज रख देंगे क्योंकि बी की वैल्यू अननोन है, y की वैल्यू 1000 गिवन है, हमने यहाँ पे 1000 लिखा, प्लस i दैट इज निवेश की वैल्यू 50 गिवन है, तो यहाँ पे हमने 50 लिखा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। 750 इज इक्वल टू 100 और इस 50 को हम जोड़ के, दोनों ही कांस्टेंट्स हैं 100 और 150, तो हमने इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट ऐड अप करके वैल्यू 150 हो गई, प्लस 1000 बी। अब हम इस वैल्यू को इधर ले जाके रखेंगे तो क्या होगा, 750 माइनस 150, ये वैल्यू प्लस में है, इधर चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 750 150 इधर आ गया माइनस, इज इक्वल टू 1000 बी। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 750 माइनस 150 इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू 1000 बी, ये बी है। अब हमें बी की वैल्यू इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 हम इधर ले जाएंगे, 6 तो वैल्यू कैसे आएगी, 600 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू बी, और बी हमारा क्या है, एमपीसी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारी 0.6 इज इक्वल टू बी। तो ऐसे हमने एमपीसी को कैलकुलेट किया, वैल्यू हमारी एमपीसी की आई है, आंसर एमपीसी इज इक्वल टू 0.6। तो यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज गिवन थी उसके बेसिस पर हमने यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ एडी की इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन आपके आगे भी काम आएगी। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, एडी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर। अब थर्ड एग्जाम्पल में हमको उपभोग फलन दिया गया है c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6 y। हमें कैलकुलेट करना है कि एमपीसी क्या है, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। सो हमारे पास कंजम्पशन की इक्वेशन दी गई है, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6 y। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम सिंपल देख के बता सकते हैं कि 0.6 हमारी एमपीसी होती है। इसको हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एमपीसी क्या होता है, एमपीसी चेंज होता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डीसी with respect to dc upon dy, that means differentiating consumption with respect to income। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dc upon dy is equal to d। अब c की जगह हम ये पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लिख के देखते हैं, तो that is 100 plus 0.6y by dy। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, dc upon dy इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे y के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब y की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 0.6 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 पावर कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसको करके देखते हैं, 1 इंटू 0.6 इंटू, अब y की पावर क्या है, 1 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो किसी चीज की अगर पावर 0 है तो वो वैल्यू हमारी 1 होती है। तो इसकी जगह हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dc अपॉन dy इज इक्वल टू 0 प्लस 0.6 इंटू 1, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0.6। तो dc अपॉन dy इज इक्वल टू 0.6 और एमपीसी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.6। तो इस तरीके से एमपीसी की वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करके भी, डिफरेंशिएशन के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन दिया गया है, c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.6 y। आपको कैलकुलेट करना है, यदि इनकम 600 है तब उपभोग कितना होगा, और दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है सम विच्छेद स्तर की आय। तो अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। अब हमें उपभोग फलन दिया गया है, c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.6 y। हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहली तो हमें c कैलकुलेट करना है, कब कैलकुलेट करना है, जब y की वैल्यू हमें ₹600 दी गई है। दूसरी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है
सम विच्छेद बिंदु की आय। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है। अब हमें जब y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.6। अब यहाँ पे y की जगह हम 600 को पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.6 इंटू 600 इज इक्वल टू 360। c इज इक्वल टू 480। 360 प्लस 120 इज इक्वल टू 480। तो अगर जब किसी आय के स्तर पर अगर हमें इनकम किसी आय के स्तर पर उपभोग को हमें कैलकुलेट करना है तो सिर्फ हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सम विच्छेद बिंदु हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सम विच्छेद बिंदु वो बिंदु होता है जहां पे c इज इक्वल टू y होता है। ये डायग्राम हमने देखा था, ये 45 लाइन डिग्री लाइन थी y की और ये उपभोग वक्र था। तो जहां पे c इज इक्वल टू y था, ये बिंदु हम कहते थे समविच्छेद बिंदु। इस स्तर की हमें y को कैलकुलेट करना है कि ये वैल्यू y की कितनी आएगी। तो इसके लिए हम c को इक्वेट करेंगे y से। करके देखते हैं। c इज इक्वल टू हमें दिया गया है 120 प्लस 0.6 y। अब हम c इस इक्वेशन को अब हमें क्या लिखना है, y इज इक्वल टू c करना है। अब y इज इक्वल टू इस c की जगह हम इस c की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट इज 120 प्लस 0.6 y। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये y की वैल्यू हम एक तरफ कर देते हैं। y क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है, इसको हम नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस 0.6 y इज इक्वल टू 120। y माइनस 0.6 कुछ नहीं है यहाँ, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4 y इज इक्वल टू 120। y इज इक्वल टू हम 0.4 इधर ले जाके इसको डिवाइड कर देंगे। y इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 0.4। हम इस डेसिमल को हटाने के लिए इधर एक जीरो बढ़ाएंगे तो y इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 4, वैल्यू आएगी हमारी 300। सो इस तरीके से हमने समविच्छेद स्तर की आय को c और y को हम इक्वेट करके कैलकुलेट कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।